हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको फिगर ड्राइंग के कुछ इजी टिप्स बताऊंगा। जैसे आप किसी रेफरेंस से काम करते हैं, उसको देख के स्टडी करते हैं, तो किस तरीके से हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, आपके देखने का नज़रिया क्या है, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ये मैं पिंटरेस्ट ऐप से कुछ रेफरेंस लिए हैं और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। पेपर नॉर्मल फोटोकॉपी वाले हैं और उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे लाइट भी चल जाता है। इसको थोड़ा हल्का सा हम प्रेशर देते हैं तो ये डार्क चल जाता है। तो अगर मुझे बार बार पेंसिल यूज़ करने की नौबत आती है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। मटेरियल को इतना अच्छा सीरियस तरीके से नहीं लेना होता स्टार्टिंग में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप काम करने लगते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो भी होगा, जितना आप काम करेंगे, जितना आपने स्टडी की होगी, जितना मटेरियल को यूज़ किया होगा, तब आपको पता चल जाता है कि मटेरियल कौन सा अच्छा है या किस मटेरियल से कौन सा स्केच या फिर कौन सा वर्क अच्छा हो सकता है। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस बताता है। मैं आपको कभी भी मटेरियल के बारे में रिकमेंड नहीं करता हूँ कुछ भी कि ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा कि आप जब भी स्केचिंग करते हैं तो लाइट एंड डार्क करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। लाइन आपकी हल्की लाइट भी चलती है, डार्क भी चलती है। तो आप वहाँ पे पेंसिल्स नहीं यूज़ कर सकते बार बार उठा के। 4B उठा ली, डार्क चाहिए 8B उठा ली, नहीं। आपको यूज़ करना क्या है, एक ही पेंसिल से स्केचेस करके सीखना है। आप 8B या 10B यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, मुझे लगता है, क्योंकि वो डार्क चलती है, लाइट भी चलती है, प्रेशर अच्छा होता है। अगर आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप वैसे सॉफ्ट चारकोल की यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये मटेरियल के बारे में इतना सा होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपको बताएगा कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, आप किस चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये यूज़ इसलिए भी करता हूँ क्योंकि वीडियो बनाते समय ये शाइन नहीं करती पेंसिल। नहीं तो बाकी जो ग्रेफाइट की पेंसिल होती है वो शाइन करती है, तो वहाँ पे वीडियो में कैप्चर नहीं होती। अभी आप देख रहे हैं रेफरेंस में जो स्केचेस मैं बना रहा हूँ, तो एक सिंपल तरीके से उसको कैप्चर कर रहा हूँ। मैं उसमें ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ बड़ी या छोटी बन रही है या फिर करैक्टर कौन सा बन रहा है या फिर हर एक चीज़ वहीं पे ही होनी चाहिए। तो आपके माइंड को थोड़ा सा हल्का रखें। आप सोचें कि आपने स्केच बनाना है, दो चार चीज़ें इधर उधर होती हैं, चलता है। क्योंकि जो क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में क्या होता है कि आपकी लाइनिंग की प्रैक्टिस हो रही है। अभी जैसे मैं लाइन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि स्केच को हैंडल कैसे करना है, हाथ पैर कितने लंबे चौड़े बन रहे हैं, राइट। एक फिगर की ड्राइंग जो हम देख रहे हैं उसके आसपास का स्केच हम कैसे कर पाते हैं। आपकी जो लाइनिंग प्रैक्टिस है वो बहुत होनी चाहिए। मैंने एक वीडियोस डाली हैं, मुझे लगता है काफ़ी डाली हैं। हर बार मैं इसके ऊपर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो ड्राइंग है, आपका स्केच है, उसमें ब्यूटी आनी स्टार्ट हो जाती है, अच्छा लगने लगता है, राइट। तो जो शेडिंग है, डिटेलिंग है, उसमें अगर हम काम करते हैं तो एक ही स्केच को आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं, 10-15 मिनट लग जाते हैं। आपकी क्वांटिटी यहाँ पे रुकती है जब आप उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ढूंढने लगते हैं। अभी देखो, सिंगल लाइन से स्केच बना रहा हूँ, शेडिंग कहीं पे भी हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे हल्की सी डेप्थ दे रहा हूँ, एक रेंडरिंग दे रहा हूँ, हैचिंग दे रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर। जैसे ये पैर है, यहाँ पे पूरा स्केच नहीं बना रहे, इतना कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है, यहाँ पे पैर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं, देखो कितनी डिटेलिंग है। सिर्फ एक रफ स्केच है। स्केचिंग में जितनी ज़्यादा फ्रीडम आप यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ होता है स्टार्टिंग में, मैंने जब वर्क देखता हूँ, बहुत डर डर के पेंसिल चला रहे हैं, मतलब स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा के काम करते हैं, यानी कि डॉट जैसे लगते हैं, उस तरीके से काम किया जाता है। आपकी जब तक लाइन स्ट्रेट नहीं चलेगी, लाइन को फ्लो में नहीं चलाएंगे, तो स्केच में मज़ा ही नहीं आएगा। अब देखो, मुझे लगता है कि ये स्केच कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कोई भी डिटेलिंग नहीं की, कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा काम किया। एक और मैं स्केच बना के दिखाता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में ये रेफरेंस लिया है मैंने, इसका फेस देखो, साइड पोज है बिल्कुल, ठीक है। तो साइड पोज की प्रैक्टिस बहुत की होगी आपने। एक सिंपल जो स्केच है उसी चीज़ को हम देखते हैं, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसको कैप्चर करने का तरीका ये है, पहले फेस की हल्की सी डिटेल ले ली, जैसे नोज, आई, लिप्स, आपको पता होना चाहिए, इंप्रेशन आना चाहिए वहाँ पे कि फेस है। आप ऐसे सर्कल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजीली बता रहा हूँ कि एक स्केच को हैंडल कर रहे हैं,
अपनी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे काम आती है जब आपकी लाइन में स्ट्रोक आते हैं, आपके जो कैप्चर करने का तरीका आपको समझ आ जाता है। ज़रूरी नहीं है हमें कि इनको फुल बनाना है, नीचे तक बॉडी बनानी है। आपको एक रफ स्केच का आइडिया आना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको देख रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी ये बाजू है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है और यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं, ठीक है? और ये पीछे एक बैग है, तो इनको देखो पूरा रफ तरीके से बनाएंगे। लाइनिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है? यहाँ पे एक और पीछे, और इनका हेलमेट जो है सर में लेते हैं, कैप वो पीछे टंगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है? अभी देखो प्रॉपर इसका पीछे का बेस बन गया है। तो मतलब हमें कोई बेस या ज्योमेट्रिकल शेप नहीं ली है, इनसे हम बाहर आ रहे हैं। जैसे हम फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाते हैं, उनके ऊपर काम करना चाहते हैं। स्किल वाइज काम यही होता है कि आप धीरे धीरे किसी ज्योमेट्रिकल शेप का आधार लेते हो, फिर धीरे धीरे इसको फॉर्म को लेके आते हैं, फिर ऐसे फ्री हैंड करने लगते हैं। लेकिन अपने माइंड को फ्री रखना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। जरूरी नहीं है हमें कि बिल्कुल सेम चीज़ें बनानी है, सेम उसको कैप्चर करना है, नहीं, उसको हैंडल कर रहे हैं हम। तो ये माइंड में होना चाहिए। जितने स्ट्रोक्स लगेंगे, जितने अच्छे फ्रीडम से काम करेंगे, उतने ही अच्छा स्केच आएगा। यहाँ पे देखो हैंड है, वहाँ पे ज़्यादा फिंगर्स नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ से देखो ये लाइनिंग आ गई यहाँ तक। ये इतना बॉडी पोर्शन आपको दिखने को जो मिल रहा है, उसमें कुछ भी डिटेल नहीं है, लेकिन लाइन स्ट्रोक जो हैं उसी से मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गन रखी हुई है, हल्की से इतनी दिख रही है, ठीक है? ये देखो नीचे तक बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो फॉर्म है उससे निकल के हम एडवांस लेवल को कैप्चर कर रहे हैं। यानी कि स्केच करने का एक तरीका है बेस्ट। मैं एक और बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ रेफरेंस और रखी हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक फेस का एंगल हल्का सा मैंने चेंज रखा है यहाँ पे कि नीचे की तरफ है, डिटेलिंग कुछ भी नहीं है। कैप यहाँ पे, नेक और ये शेडो वाला पॉइंट हो गया, ये कुछ डिज़ाइनिंग कॉलर्स, यहाँ तक शोल्डर आ गया। फिर उसके बाद ये देखो हल्की सी डिज़ाइनिंग इसकी, और यहाँ पे देखो टॉर्सो हल्का सा घुमा हुआ है यहाँ तक, और यहाँ पे कुछ टंगा हुआ है। मैं किसी भी चीज़ को बेसिक नहीं मान रहा हूँ। जो बेस है वहाँ पे वो मेरे माइंड में है। जैसे मुझे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, जैसे आपने पहले स्टडी की है। फिर उसके बाद आप ज्योमेट्रिकल शेप में उसको देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। उनको धीरे धीरे ब्रेक करना होता है। जैसे आप किसी फॉर्म को आप देखते हैं, किसी ग्राफ में लेके आते हैं पहले, कि जितने ग्राफ्स होंगे उनके ग्राफ्स के आधार पे आप ड्राइंग करते हैं। फिर धीरे धीरे ग्राफ्स के जो डिब्बे हैं, जो बॉक्सेस हैं, वो आप कम करते हैं। कि जब आप 10 बॉक्स में बना रहे हैं कोई फिगर, जब 20 में बना रहे हैं, तो अगर आपकी स्किल अच्छी होती जा रही है तो आप बॉक्सेस को बड़ा करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप उसको एक बॉक्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे ही एक प्रैक्टिस रहती है कि हम ग्राफ से बाहर आते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म से बाहर आते हैं। जैसे आप यहाँ पे फ्री होके काम कर रहा हूँ मैं, तो फ्री होने का मतलब यही है कि आप उस चीज़ों को पहले कवर कर चुके हैं। आपको वो बॉक्सेस जो माइंड में बन रहे हैं, या फिर किसी भी एंगल को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़ होती है चीज़ें। ज्योमेट्रिकल शेप्स मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप्स मेरे माइंड में आ रही हैं कि इस तरीके से कुछ एंगल्स बनता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स लगा के, या फिर हल्का सा ये शेड लगा रहा हूँ, वो मेरे माइंड में आ रही है कि यहाँ पे डार्क है तो डेप्थ दे रहे हैं। अभी देखो कोई करैक्टर या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई हाइट नहीं बनी उसकी, या फिर कोई डिज़ाइनिंग नहीं उसकी देखी, सिर्फ एक एंगल देख रहे हैं उसका, कि हमने किसी चीज़ को स्केच किस तरीके से करना है, राइट? तो ये एक सिंपल तरीका है किसी फॉर्म को तोड़ने का। जो भी आप फॉर्म सीख रहे हैं, मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स की भी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं फिगर कैप्चर करने की, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे मैं इसलिए प्रैक्टिस बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कुछ एडवांस की चीज़ें सीखते हैं, वहाँ से आपको पता चलता है कि आप किन चीज़ों को क्रॉस करके आगे का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप किसी ग्राफ से बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ग्राफ से बहुत अच्छी एक फिगर बना रहे हैं, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है। कहीं पे आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप ग्राफ के बिना कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर आप देख के बना सकते हैं, बिना देखे कोई कैप्चर नहीं कर रहे कोई चीज़, या फिर कुछ एंगल्स नहीं आ रहे बनाने। तो
तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं स्केचिंग में जब हम करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है स्केचिंग का, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ जब भी टाइम मिलता है अपलोड कर रहा हूँ। और ये ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप सीरियस हैं किसी काम में, आपके पास जितना भी टाइम मिलता है तो स्केचिंग में ज़रूर इंक्लूड किया करो उनको। आपको कलरिंग करनी बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन कलरिंग से पहले आपकी स्किल ये होनी चाहिए कि आपकी ड्राइंग अच्छी हो, आपकी स्केचिंग अच्छी हो, आपका देखने का नज़रिया अच्छा हो। इसमें देखो अभी कोई कलर्स नहीं किया हमने, लेकिन एक रफ स्केच भी ठीक लग रहा है, राइट? जैसे ये है अभी बैक एंगल है, हम इसको भी एक रफ आइडिया से करते हैं, रफ तरीके से करते हैं। एक एंगल्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि डिफरेंट है। जैसे अभी फेस बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है, ठीक है? इसकी कैप कुछ इस तरीके से दिख रही है, मतलब चीज़ें वही हैं, फेस वही है, एंगल चेंज हो गया तो स्टडी चेंज होगी। जब भी कोई भी काम करो उसको अच्छे से 3D तरीके से करना है। 3D तरीके से मतलब कि अगर आप फिगर बना रहे हैं तब कोशिश करो कि उसी टाइम पे आप बाकी के एंगल्स भी करना स्टार्ट करो। मैंने एक वीडियो बना रखी है, अभी अपलोड नहीं की, फेसेस के और पूरी बॉडी के, मतलब ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट पे बनाया थोड़ा सा घुमा के, ऐसे 4-5 स्केचेस मैंने किए, मैं जल्दी अपलोड करूँगा। लेकिन ये भी वैसा ही है सिमिलर कि जैसे हमने बिल्कुल फ्रंट वाला किया है, अभी धीरे से घुमा के हम बैक वाला कर रहे हैं हल्का सा, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल बैक वाला तो आपको अच्छे से आता है। यहाँ पे देखो हल्का सा चेंज है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने पीछे कैरी की हुई हैं और उन्हीं को देख के बना रहा हूँ। ज़्यादा इसमें काम नहीं है, लेकिन शेडिंग, डिटेलिंग इन चीज़ों से बाहर है अभी। मैं स्ट्रोक से काम करना बता रहा हूँ, जैसे भी आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये कुछ फोल्ड्स हैं, हम साथ की साथ हल्की सी डिटेलिंग कर रहे हैं। ज़्यादा कैप्चर नहीं कर रहा हूँ बाकी चीज़ों को, एक हल्का रफली उसको आइडिया ले रहे हैं कि इतनी चीज़ें उसने कैरी की हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉकेट्स नज़र आ रही हैं, उसको इस तरीके से बना सकते हैं बॉक्सेस टाइप। ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है, लेकिन एक तरीका है इनको हैंडल करने का कि जो भी डिटेलिंग यहाँ पे दिख रही है उनको लाइनिंग स्ट्रोक में रखें ताकि क्लियर रहे। लाइनिंग का इतना होता है कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं वो आपके सामने रहती है। जितनी भी आप डिटेलिंग कर रहे हैं, उसको शार्प कर रहे हैं, उसको शेड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हल्की सी ब्लर हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आपको गलतियाँ छुपानी नहीं है, आपको गलतियों को विजुलाइज़ करना है, अच्छे से देखना है, अपने नज़रिए को शार्प करना है कि गलती हो कहाँ पे रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्केचेस करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको आपने सुधारना है, ना कि आपने रिपीट करना है। जितनी भी गलतियाँ आपके स्केचेस में दिखेंगी, आप खुद देखेंगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 1-2 दिन बाद आपको पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि कहाँ पे गलती हुई है। जब भी आप चीज़ बना रहे हैं वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत परफेक्ट बन गई चीज़। उसी चीज़ को आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी गलतियाँ हैं, अभी आपके पास क्या इम्प्रूवमेंट है। अब जैसे जितने स्केचेस आपने किए होंगे, पहले वाले अगर स्केचेस आप देखेंगे, अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, इस काम में सीरियस हैं, तो आपको पता चलेगा कि पहले आपने जो काम किया था, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, अभी आपके लाइन में सुधार है, आपकी ड्राइंग अच्छी हो रही है। तो कोशिश करो कि स्केच को रेगुलरली रखो और इम्प्रूवमेंट करने के लिए पुराने स्केचेस को देख के देखो कि आपके पहले वाले स्केचेस जितने भी हैं उससे अच्छा होना चाहिए। अभी ये स्केच बनाया, मैं नेक्स्ट स्केच बनाऊंगा तो इससे अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, राइट? जो भी गलतियां यहाँ पे होंगी नेक्स्ट में उनको कम करना है, ये इम्प्रूवमेंट होती है। तो अभी ये भी स्केच रेडी है, इतना वर्क काफ़ी है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।